हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एचआरडी प्रैक्टिसेस इन इंडिया स्टार्ट करना है आज हमने। इसमें सबसे पहले हम अप्रेजल सिस्टम की बात करेंगे। अप्रेजल सिस्टम में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की अप्रेजल की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस की, उनके पोटेंशियल की, इन सब चीज़ों की अप्रेजल करना। अप्रेजल करना मतलब उनको जज करना एक तरीके से कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इसी बेस पे एम्प्लॉय को बोनसेस वगैरह देना एचआर डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि कितना बोनस किसको दिया जाएगा, क्या रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो एक तरीके से ये फीडबैक, एम्प्लॉय का जो फीडबैक होता है वो अप्रेजल सिस्टम के थ्रू एचआर डिपार्टमेंट को मिलता है। 3 तरह के अप्रेजल होते हैं। परफॉर्मेंस की अप्रेजल एक करनी होती है कि मतलब वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पोटेंशियल की, क्योंकि पोटेंशियल मतलब वो अगर उसको नया टास्क देते हैं तो वो कितना अच्छा उसमें बेटर उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। और परफॉर्मेंस कोचिंग और काउंसलिंग की अप्रेजल दी जाती है। तो प्रोफेसर प्रतीक ये कह रहे हैं कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ना परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ही पूरा ध्यान देते हैं, बाकी दोनों अप्रेजल पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है कि हम उसको अगर कोई नया काम दे तो वो कितना अच्छा कर लेगा उसमें। काउंसलिंग अप्रेजल में होता है कि उसके स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो ये दोनों चीज़ों पे ध्यान ना देके सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ध्यान दिया जाता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो तीनों चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। किसी की अप्रेजल आप करते हो तो सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस नहीं, उसका पोटेंशियल कितना है और उसके अंदर स्किल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर आता है करियर सिस्टम। करियर सिस्टम में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका काम होता है कि करियर सिस्टम डेवलप करना है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो एक अडल्ट एम्प्लॉय जैसे होता है उसको उसको बहुत सारे डेवलपमेंटल फेजेस से पास करना पड़ता है अपनी जॉब लाइफ में। और उन सारे जो जितने भी डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं उसमें एक एम्प्लॉय को अगर एचआर डिपार्टमेंट हेल्प करता है उसमें से पास होने में, तो वो एक करियर सिस्टम डेवलप करता है उसके लिए। तो यहाँ पे 3 ब्रॉड करियर सिस्टम बताए हैं इन्होंने, एक एक्सपीरियंस, एक अपॉर्चुनिटी, एक करियर प्लानिंग। एक्सपीरियंस क्यों काम आता है एम्प्लॉय की, क्योंकि एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत होती है। आगे एक्सपीरियंस के बेस पे एम्प्लॉयज़ आगे बढ़ते हैं। तो उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट को हर एक एम्प्लॉय को इतने एक्सपीरियंस और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो उसके एक्सपीरियंस में ऐड हो सके। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी देना भी एक एचआर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ों की अपॉर्चुनिटी दें। और जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जॉब रोटेशन होती है। जॉब रोटेशन में जैसे दो टीम में 3-4 लोग हैं तो सबको अलग अलग जॉब अलग अलग टाइम पे दी जाती है, फिर रोटेशन करी जाती है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देना, एक्सपीरियंस देना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम सीख सकें, उनकी एबिलिटी और ज़्यादा बेटर हो जाए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ये सारी चीज़ें। प्लस करियर प्लानिंग उनकी करी जाए कि आगे जाके वो कैसे कैसे कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता होता कि आगे उनकी जो प्रमोशन होगी तो वो उसमें आगे कैसे किस चीज़ में प्रमोट होंगे। उनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि उनका करियर पाथ क्या है आगे। तो करियर सिस्टम में यही 3 चीज़ों को एचआर डिपार्टमेंट को देखना होता है कि हर एक एम्प्लॉय को एक वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी और करियर प्लानिंग करके दें। फिर आ जाता है ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम में मतलब बेसिकली क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि बहुत जल्दी आजकल क्या होता है कि बहुत जल्दी अपडेट होती रहती है चीज़ें, टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है। तो कंपनी में नई चीज़ें आती हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना और कैसे ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी बनाना, ट्रेनिंग मेथड बनाना, उसकी क्या पेडागोजी होगी, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, करिकुलम क्या होगा उस ट्रेनिंग का। उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन भी होती है। ट्रेनिंग के बाद इवैल्यूएशन भी करते हैं लोगों की, जैसे उनको कई बार परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है पर्टिकुलर, फिर असेसमेंट की जाती है उनकी। फॉलो अप करना और पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट भी देना। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर नया सिखाया है अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी ने नई कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदा है जो एम्प्लॉयज़ को सिखाया। जैसे ईआरपी जब आया था तो ईआरपी सीखने के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि उसमें एम्प्लॉयज़ को सिखाया गया था कि ईआरपी का यूज़ कैसे करना है। फिर उसके बाद में भी सपोर्ट करना पड़ता है। पोस्ट ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद भी कई बार एम्प्लॉयज़ जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स थे, क्या करना था। तो पोस्ट ट्रेनिंग के बाद भी कई बार हेल्प करनी पड़ती है अगर एम्प्लॉय कहीं पे अटक जाए तो। उसके बाद
Although training is extensively used for human resource development, large budgets are spent on training. On the whole, training is not taken seriously. अब इंडियन सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि इंडियन सिनेरियो में ट्रेनिंग को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है लोग. A career system in which fast gaining popularity in Indian organization is mentoring. करियर सिस्टम में एक जो बहुत ज़्यादा फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो मेंटरिंग है. जैसे मेंटर बना देते हैं. कोई एंट्री लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट होती है, कोई आता है नया अगर एम्प्लॉय जिसको कंपनी रखती है, तो उसके ऊपर एक मेंटर रख देते हैं जो उसको सिखाता है. तो वो मेंटर हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ उसको वो मेंटर ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब उससे बड़ा हो, वो उसका कोलीग या कोई ऐसा हो सकता है जो पहले से काम कर रहा है, उसको पता है कि चीज़ें कैसे करनी है. तो वो मेंटर उसकी हेल्प करता है सारी चीज़ों को समझने में. जैसे इन्होंने अपना खुद का भी एग्जांपल दिया है कि जब ये टाटा स्टील में काम करते थे तो इनके साथ एक मेंटर था जो मतलब इनके साथ साथ ही रहता था, इनको सिखाता था कैसे करना है हर चीज़, मतलब सबसे इंट्रोडक्शन कराना, फिर सारी चीज़ें जो भी हैं. तो ये प्रोफेसर प्रतीक यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मेंटरशिप है ना, ये एक तरीके से इंडियन गुरु शिष्य रिलेशनशिप टाइप की है. कि जैसे वो इंडियन सिस्टम में गुरु शिष्य रिलेशनशिप होता है, वैसे ये मेंटर और उसके अंडर जो ट्रेनी वो है, जो एम्प्लॉय है. फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये अपना खुद का बता रहे हैं एग्जाम्पल अगेन कि नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जहाँ पे ये अभी प्रेजेंटली ट्रेनिंग ले रहे हैं. ये जब बुक लिख रहे होंगे आई थिंक ये तब ये ऑथर अपनी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे. वन फैकल्टी मेंबर इज अपॉइंटेड एज काउंसलर to 8 trainees. The counselor is always accessible to the trainees. तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी एक, जैसे आठ मेंबर्स हैं एम्प्लॉई, ट्रेनीज हैं, उसके लिए एक काउंसलर अपॉइंट किया गया है. तो हर 8 मेंबर्स के लिए एक काउंसलर है जो कि उनके पास हमेशा अवेलेबल होगा. तो ये बता रहे हैं. फिर आता है वर्क सिस्टम. Work system is not covered by traditional narrow definition of HRD. Professor Pratik strongly believes that HRD must deal with at least 4 aspects of work system. वर्क सिस्टम कह रहे हैं ट्रेडिशनली तो नहीं माना जाता कि HRD के अंदर आता है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर प्रतीक का ये कहना है कि कम से कम 4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए HR डिपार्टमेंट को. एक तो है टास्क एनालिसिस, फिर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, प्रोडक्टिविटी, रोल स्ट्रेस. टास्क एनालिसिस क्या है? इट रेफर्स टू एन एनालिसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट्स नीडेड फॉर एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब. तो इसमें क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल और फिजिकल उसके ट्रेट्स क्या सूटेबल हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो जॉब उसको दी जा रही है. इसको बोलते हैं टास्क एनालिसिस. और इसमें क्या होता है कि अगर आप टास्क एनालिसिस करते हो तो अगर आपने प्रॉपर ऐसा एम्प्लॉय जिसके अंदर वो सारे ट्रेट्स हैं जिसको उसको वो जॉब करनी है, साइकोलॉजिकली फिजिकली वो ट्रेट्स प्रेजेंट हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्या होगा कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आएगी. तो ये तब होता है जब आप एक प्रॉपर पर्सन एनवायरनमेंट फिट देखते हो. पर्सन एनवायरनमेंट फिट मतलब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो पर्सन एकदम फिट बैठता है. तो जैसे मार्केटिंग वगैरह की जॉब है, उसमें ऐसा कोई पर्सन हो जिसकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसी हो कि वो दूसरों को जल्दी कन्विंस कर लेता हो, फिजिकल ट्रेट्स ऐसे हो कि वो प्रेजेंटेबल हो. ऐसे हमें देखना चाहिए कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ट्रेट्स मैच कर रहे हैं उसकी जॉब से. प्रोडक्टिविटी एंड रोल स्ट्रेस आर टू रिलेटेड टॉपिक्स. प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन एन एम्प्लॉय मोटिवेशन. तो कितना एम्प्लॉय मोटिवेटेड है काम करने के लिए उस पर डिपेंड करती है उसकी प्रोडक्टिविटी. वो उतना ज़्यादा काम करेगा कम टाइम पे. और रोल स्ट्रेस क्या होता है? रोल स्ट्रेस हैपन्स ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीजंस. स्ट्रेस जो अपने काम को लेके होता है उसकी बात कर रहे हैं रोल स्ट्रेस. तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं. अगर स्ट्रेस होगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर स्ट्रेस नहीं होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. फाइनली ये बात करें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे होता है? अगर मोटिवेटेड है एम्प्लॉय, उसको स्ट्रेस नहीं है, अगर वो बहुत मोटिवेटेड है अपने काम में, तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बहुत अच्छी होगी. प्रोफेसर प्रतीक आर्ग्यूज दैट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ फैक्टर्स लाइक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, workplace democracy, autonomous work groups have to be introduced.
तो अगर हमें किसी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, स्ट्रेस कम करना है और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बढ़ानी है, तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से एचओडी से कोई ऑर्डर आ गया और नीचे एम्प्लॉयज़ का कोई उसमें से नहीं है और वो कुछ बोल नहीं सकते, उनको बस फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ भी अपना फीडबैक दे सकें। डेमोक्रेसी होनी चाहिए वर्क प्लेस की। डेमोक्रेसी के मतलब एम्प्लॉयज़ के अपने अपने राइट्स होने चाहिए कुछ। ऑटोनॉमस वर्क मतलब उनको अपने आप अपना टास्क कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, ना कि एक एक चीज़ उनको पूछ के करनी पड़े। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तभी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन होगा, जो कि एक एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है, एचआर डिपार्टमेंट, उसका काम है इन चीज़ों को देखना, पर ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हैं। फिर आते हैं कल्चर सिस्टम पे। प्रोफेसर प्रतीक डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज cumulative ways of thinking and behaving shaped by values, attitude, rituals and sanctions of in an organization। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि वहाँ के लोगों का सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, उनके वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड्स क्या है। कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिसाइड करता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ कितने सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना, किस तरह की वैल्यूज़ लोगों को देना वहाँ पे, किस तरह के ट्रेडिशंस फॉलो करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एचआर डिपार्टमेंट का। कल्चरल सिस्टम विच केटर टू द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बहुत जगह ऐसे होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कि कल्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वहाँ पे। जो न्यू कमर्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी पॉलिटिक्स चलती है, तो वो सब कल्चर इतना ख़राब होता है कि नए लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए ये बता रहे हैं कि इंडियन सिनेरियो में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं एचआर डिपार्टमेंट वाले कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है। तो वहाँ के कल्चर को इम्प्रूव करना और मेंटेन करना एक बहुत बड़ा रोल है इनका। Many Indian companies have adopted organization culture practices of Japanese। जापनीज कल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंडियन कंपनीज में चलती है, जिसमें वो ओवर टाइम को प्रेफरेंस देते हैं और बीच में वो उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही नहीं इंक्लूड किया जाता अपने पूरे दिन के शेड्यूल में। तो ये सब जापनीज कल्चर है जो इंडियन कल्चर में अडॉप्ट हुआ है। बट यहाँ पे ये ऑथर कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ना हमें किसी के कंट्री के कल्चर को अपनी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में नहीं करना चाहिए इंक्लूड। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ना कि किसी और कंट्री के रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि कई बार वो सूटेबल नहीं होती हैं। बट फिर भी इंडियन कंपनीज ने जापानीज कल्चर को अडॉप्ट करके बहुत बेनिफिट लिया है, लोगों से एक्स्ट्रा टाइम काम करवा के उनको बिल्कुल भी एकदम टाइट सिचुएशन रखते हैं, जैसे बिल्कुल बोनस वगैरह तभी देना है जब वो एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लें, और बीच में पूरा दिन में कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने का टाइम दिया जाए, और बीच में ब्रेक टाइम्स नहीं होते हैं, ब्रेक पीरियड्स नहीं होते। तो ये सारा जापानीज कल्चर आ जाता है इसमें। सम रिकमेंडेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर मेंशन्ड। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं प्रोफेसर प्रतीक ने कि कैसे हम कल्चर मेंटेन कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, डेवलपिंग इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड एथिक्स, डेवलपिंग हेल्दी ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस सच एज इंडक्शन प्रोग्राम। क्या होते हैं, जैसे कोई नया आता है तो उसको सबसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। ऐसे इंडक्शन प्रोग्राम होने चाहिए बार बार, जो कोई नई चीज़ आए तो लोगों की ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, कोई नया एम्प्लॉय आए तो उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, प्रमोशंस हो प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही लोगों की प्रमोशन हो रही है जो अपने बॉस को कन्विंस कर लेते हैं। एग्जिट पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जिट पॉलिसी अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से कैसे फेयरवेल दिया जाता है, कैसे उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, खाली इस तरह नहीं कि बोल दिया कल से मत आना, वो सारी चीज़ें ना हो। रिटायरमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए कि कैसे वहाँ पे कोई रिटायर होता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारे हेल्दी ट्रेडिशंस होने चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कभी भी ये ना फील हो कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी से डायरेक्टली। तो प्लेस वेरियसली इन द कंपनी, हायरार्की कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब अपने सीनियर मोस्ट पर्सन से एक जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय भी इजीली बात कर सके, इस तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आता है सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसर्न विद बोथ ग्रोथ एंड इट्स हेल्थ।
as it faces new challenges and changing time, there is a need to renew organization focus. तो जब नए नए challenges आते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, तो उस हिसाब से organization को भी अपने आप का self renewal करना पड़ता है. Self renewal मतलब अपने focus को change करना पड़ता है, अपने targets को, goals को भी change करना पड़ता है, अपनी strategies को भी change करना पड़ता है. जैसे जैसे change हो रहा है time, वैसे अपने आप को भी बदलना पड़ता है. तो कंपनी को भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे HRD प्रोफेशनल्स का मेन काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसको इन्होंने शॉर्ट में OD बोला है. द फोकस ऑफ OD इज ऑन द डेवलपिंग प्रोसेस कॉम्पिटेंसी टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. तो यहाँ पे क्या काम करना होता है उनको? प्रोफाइल्स मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ हो गया. फिर असिस्टिंग सिक डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट है जो पीछे चल रहे हैं उनको असिस्ट करना. हेल्पिंग इंटरेस्टेड यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स इन सेल्फ रिन्यूअल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स. तो ये बहुत सारे काम आ जाते हैं इसके अंदर, सेल्फ रिन्यूअल के अंदर. कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि HRD डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD, ये बहुत कंटेम्प्रेरी और वाइब्रेंट फील्ड है. इसमें क्या है? द स्टूडेंट इज रिकमेंडेड टू स्टे अप टू डेट विद रिसर्च स्कॉलरशिप ऑन द टॉपिक इन वेरियस जर्नल्स. तो ये स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसमें अपने जो भी HRD पॉलिसीज हैं उसको अपडेट करते रहो रिसर्च जर्नल्स के थ्रू. एज ऑफ नाउ द प्राइम डिबेट इज वेदर टू इवॉल्व HRD अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर और टू अडॉप्ट सक्सेसफुल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस फ्रॉम अब्रॉड. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेनली अभी डिबेट ये है कि हमें इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अपने कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रखना चाहिए मेंटेन करके, या फिर हमें बाहर से देखना चाहिए, जहाँ पे बाहर कुछ कल्चर्स हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए. Most researchers say that from their experience, elements of our own culture should be explained, but good practices of other cultures should also be promptly experienced. तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि हमारे अपने कल्चर को मेंटेन करके चलना चाहिए, बट अगर बाहर कोई और अब्रॉड कोई ऐसा कल्चर है जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो वो हम अपने कल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात हो रही है. फिर आते हैं ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग में क्या है कि ट्रेनिंग जैसे एम्प्लॉयज़ को देनी होती है, तो ये भी एक HR का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है. उनको स्किल सिखाने हैं, स्किल जॉब के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग देनी होती है. नीड फॉर पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जैसे किसी को रिक्रूट किया उसको भी तो पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग मिलती है ना. जब कोई नया रिक्रूट होता है तो उसको थोड़े दिन ट्रेनिंग दी जाती है पहले. नीड फॉर ट्रेनिंग अराइजेज एवरी टाइम अ न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस. जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ती है. सबको यूज़ करना नहीं आता है ना हर चीज़, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ जाती है. In case of some employee rise to managerial position, their tasks become more of a challenge. अब जैसे प्रमोशन भी होती है किसी की और उसको नया पोजीशन मिलता है, मैनेजीरियल पोजीशन मिलती है, तो वहाँ पे भी उसको ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है. उसको मैनेजीरियल ट्रेनिंग दो कि उसने अपने उस नए टास्क में कैसे परफॉर्म करना है. तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है HR डिपार्टमेंट का. ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक बार ट्रेनिंग दे दी और ख़त्म हो गया. कुछ ना कुछ आपके हर मंथ में कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है. कोई छोड़ के जाता है, कोई नया ज्वाइन करता है, किसी की प्रमोशन होती है, कोई कुछ भी नया होता है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग बार बार देना पड़ता है. तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है HR डिपार्टमेंट का. तो सिस्टम अप्रोच टू ट्रेनिंग बेस्ड, ये यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, फ्लो चार्ट के थ्रू. पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि ट्रेनिंग किस चीज़ की देनी है, ट्रेनिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए. मेथड कैसे ट्रेन करना है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू या एक्चुअल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग किस टाइप का मेथड होना चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल क्या होना चाहिए. उसके बाद जो ट्रेनीज होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, ट्रेनीज आते हैं, जो मतलब ट्रेनी मतलब ये भी हो सकता है कोई नया ज्वाइन किया है या फिर वहाँ ही के एम्प्लॉयज़ हैं. ट्रेनिंग परफॉर्मेंस देखी जाती है. और उसके बाद ग्रेजुएट्स मतलब जिनको ट्रेनिंग दे दिया आपने. अब क्या है, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है. ट्रेनिंग के बाद हमेशा आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वो पूछते हैं कि आपके क्या सजेशंस हैं और आगे आप फर्दर किस चीज़ पे ट्रेनिंग लेना चाहोगे, इस तरह का उसमें ऑप्शंस होते हैं. और ट्रेनिंग असेसमेंट करी जाती है, आपका टेस्ट भी लिया जाता है. कई बार वो टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, कई बार वर्बल होता है, इस टाइप से.
तो ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, एचआर डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है ट्रेनिंग। द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट इज टू एग्जामिन द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल क्या है कि पहले तो वो नीड, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है और एम्प्लॉय की क्या नीड है, दोनों को ही उसने ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन की नीड और एम्प्लॉय नीड्स को एक साथ लेके आना है, तभी काम होगा। तो ये एक ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। और वो कैसे एक साथ आएंगे दोनों की नीड, जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज की अप्रेजल करी जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, और ये सारी जो ऊपर हमने अप्रोचेस पढ़ी है उसको फॉलो किया जाएगा, तभी ये ऐसा हो सकता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे करते हैं? Conducting training on ad hoc basis or purely for short term goals is myopic. It needs to be well organized. अब ये कह रहे हैं कि अगर आप खाली शॉर्ट टर्म गोल के लिए ट्रेनिंग दोगे, कि आपको लग रहा है कि अभी का काम चल जाएगा, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो गलत है। ट्रेनिंग हमें ये सोच के देनी चाहिए कि अब ये लाइफ टाइम जो है हमारी कंपनी में काम आएगी। जो चीज़ हम आज ट्रेनिंग देंगे वो चीज़ हमारी कंपनी में आगे जाके हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना होता है, फिर टास्क एनालिसिस, फिर पर्सन एनालिसिस। देयर आर सर्टेन सबऑर्डिनेट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्स, वेरियस टास्क एंड डिपार्टमेंट्स। तो सबऑर्डिनेट गोल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के टास्क और अलग अलग गोल्स छोड़ के, अगर उसको हम ऐसे अलग अलग ना देखें, कंबाइंड देखें, तो कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। द ट्रेनिंग डिज़ाइनर नीड्स टू एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो उन्हीं गोल्स को पहले एग्जामिन करना है कि गोल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके विजन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है कि वो आगे अपने आप के फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, उसके विजन को एग्जामिन करना है। और फिर उसके बाद एक बेस्ट वे डिज़ाइन करना है उन गोल्स को अचीव करने का। इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है, जैसे इफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू कंप्यूटराइज ऑल इट्स प्रोसेसेस, देन व्हाट आर द नीड्स ऑफ दैन ऑर्गेनाइजेशन। मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है फ्यूचर में कि वो अपने सारे प्रोसेसेस को कंप्यूटराइज कर देगा, तो उसके नीड्स क्या हैं, क्या नीड होंगे उस केस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के नीड्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट, उसमें किस तरह के स्किल सेट चाहिए अपने एम्प्लॉय के अंदर। ये वो स्किल सेट होने चाहिए जो उसके गोल तक लेके जा सकें। कंप्यूटराइज करना है तो वो वाले गोल तक लेके जा सकें। एविडेंटली द एम्प्लॉयज़ हैव टू बी कंप्यूटर लिटरेट, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो कंप्यूटर यूज़ करना जानते हों। और किस तरह के बाकी नीड्स हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की फैसिलिटी है, क्या इस तरह की एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे नीड्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि वो गोल को पूरा करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। द ट्रेनिंग डिज़ाइनर नीड्स टू प्रिपेयर अ टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस में वो क्या करेगा, स्किल्स को स्टडी करेगा, मटेरियल्स क्या चाहिए, नॉलेज कैसी चाहिए, टूल्स कौन से चाहिए। दैट एम्प्लॉयज़ वुड नीड टू डू द टास्क। अगर इस कंपनी को कंप्यूटराइज करना है अपने आप को कुछ साल बाद, तो उसके लिए कैसे स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है, किस तरह के मटेरियल प्रोवाइड कराने हैं, कैसी नॉलेज देनी है और कौन से टूल्स होने ज़रूरी है। द ओवरव्यू ऑफ व्हाट द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ इज बिल्ट। तो एक ओवरव्यू बनाया जाता है कि ट्रेनिंग में उन्हें क्या सिखाया जाएगा। फिर आता है पर्सन एनालिसिस। पर्सन एनालिसिस में मैचिंग ऑफ स्किल्स करते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की टू द नीड्स ऑफ द जॉब, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या स्किल्स हैं और जो जॉब है उसमें कौन से स्किल चाहिए और कितने मैच हो रहे हैं आपस में। और जब हम मैचिंग करते हैं और हमें ये लगता है कि जो स्किल्स एम्प्लॉयज़ में हैं वो थोड़े कम है, उनको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तो फिर फर्दर ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एनालाइज करके, टास्क को एनालाइज करके, जो टास्क हमें करना है गोल को रीच करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करके कि उनके अंदर कौन से स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एचआर डिपार्टमेंट प्लस जो ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो दोनों एक साथ मिलके करते हैं कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ट्रेनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।